23 मार्च 2003 ये वो दिन था जिस दिन आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के नाडीमर्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद समूचे देश में काफी आक्रोश देखा गया। तब के जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे देश के, लाल कृष्ण आडवाणी, और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो दोनों नाडीमर्ग आए और वहां पर लोगों से मिले, लेकिन उनको वहां पर लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कश्मीरी पंडित समुदाय काफी ज्यादा आहत था। 24 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कर दी गई थी वहां पर आतंकवादियों के द्वारा। और उसके बाद जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित थे वहां पर नाडीमर्ग में या आसपास के गांव में, उन्होंने भी वहां से पलायन कर दिया। दरअसल नाडीमर्ग गांव में ये वो कश्मीरी पंडित थे जो 1990 में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, लेकिन जिस प्रकार से 23 मार्च 2003 को एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है, कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाला जाता है, बाद में लाइन में लगाकर उनको एक एक करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड में 2 वर्ष के एक बच्चे तक की हत्या कर दी गई थी। तो इतना कहर जो था वो कश्मीरी पंडितों ने उसका सामना किया उस समय। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं, इतने वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार करते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब ये केस ही बंद हो गया। अब एक आशा की किरण आई है पीड़ित परिवारों के लिए, क्योंकि जो माननीय जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय है, यानी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई की है इस मुद्दे को लेकर। चूंकि इसमें जो अभियोजन पक्ष है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने दोबारा इसमें एक याचिका दायर की और ये गुहार लगाई कि ये मामला जो है अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है उसने कहा है कि इस मामले की सुनवाई दोबारा से होनी चाहिए, यानी कि इस मामले को दोबारा से रीओपन किया जाएगा। हम इस समय एक पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं श्री मोहनलाल भट्ट। इनके परिवार के 4 सदस्यों की आतंकवादियों ने उस हत्याकांड में जो है हत्या कर दी। इनके पिताजी राधाकृष्ण भट्ट, इनकी माताजी गीता देवी और इनकी बड़ी बहन, इनकी हत्या जो है आतंकवादियों ने नादीमर्ग हत्याकांड में की। और इनके चाचा जी लोकनाथ भट्ट, उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने उस दिन की। नादीमर्ग में जो है आतंकवादियों ने जो कहर बरपाया, उसके कारण कश्मीरी पंडित समुदाय एक बार फिर काफी ज्यादा आहत हुआ, क्योंकि जो 1990 में जो त्रासदी हुई उसके बाद लगभग समूचा कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए विवश हुआ। आतंकवादियों ने धमकियां दी, हत्याएं की। और 2003 में जो हत्याकांड होता है उसके बाद दक्षिण कश्मीर में कई कश्मीरी पंडित परिवार जो कि वहां पर रह रहे थे, जो पलायन करके नहीं गए थे, वो भी पलायन करके चले गए। मोहनलाल भट्ट उस समय 18-19 वर्ष के थे 2003 में, जब इन्होंने देखा कि उस गांव के लगभग सभी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। इनके परिवार के 4 सदस्यों की हत्याएं हुई वहां पर, और साथ ही में आतंकवादियों ने इनके कई रिश्तेदारों की भी हत्या की जो कि आसपास के मकानों में रहते थे। मोहनलाल भट्ट ने बड़ी ही दिलेरी के साथ फिर हालातों का सामना किया। आज ये हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, इन्होंने साहस जुटाया है बातचीत करने के लिए, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। मोहनलाल भट्ट जी, मैं समझ सकता हूं कि ये काफी पीड़ादायक होगा आपके लिए उस दिन को याद करना, उस दिन कैसे आपके समूचे परिवार के सदस्यों की जो है हत्याएं हो गई और आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर जो कहर बरपाया। मैं समझ सकता हूं ये काफी पीड़ादायक है आपके लिए। हमारी संवेदना आपके साथ है, सहानुभूति आपके साथ है, और हम चाहते हैं कि आज तक के माध्यम से आप अपनी बात पूरे देश में रखें, देश के लोगों को बताएं कि आप लोगों के साथ कितना वहां पर जो है यातनाएं आप लोगों ने सही। मोहनलाल भट्ट जी, मुझे सबसे पहले बताइए कि जो अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जो ये बात रखी है कि इस केस को अब रीओपन किया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं और क्या आपको लगता है कि अब न्याय होगा? देर तो काफी हो चुकी है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? जिस हिसाब से केस रिओपन हुआ है तो उम्मीद तो है कि न्याय मिलेगा, लेकिन हम तो उम्मीद ही खो चुके थे, क्योंकि सुना था 2011 में ये केस बंद हो चुका है। तो नेचुरल सी बात है कि
अब उम्मीद ख़त्म हो गई थी। तो आज सुबह ही, कल शाम को ही मेनली मोस्टली ये सुना, हमने सब ने सुना था, लेकिन न्यूज़ में जब आ जाए तो मैं ऑफिस गया तो ऑफिस में मेरे कोलीग्स ने बताया कि आपके साथ जो मैसेकर हुआ था वो केस फिर से रीओपन हो चुका था। तो इवन कि उनको पता भी नहीं था कि ये केस बंद हो चुका है। मैंने बोला नहीं, वो तो 2011 में ही बंद होगा। बोलते नहीं, उसकी फिर से शायद आज पेपर में भी आया, पेपर देख लो। उन्होंने मुझे पेपर थमा लिया तो मैंने देख लिया पेपर। तो इतनी देर में आपके चैनल का भी फ़ोन आ गया मुझे कि ऐसे बात, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बोल दिया ठीक है। तो उम्मीद तो है, मतलब एक आशा की किरण आपको लग रही है कि न्याय मिलेगा अब। जिस हिसाब से अब मतलब गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, सख्त कदम उठा रही है। इन मतलब जो मैसेकर्स हुए थे, जो कल्प्रिट पाए गए हैं, जो दोषी पाए गए, उनके खिलाफ जो उनको मिल रही है, सजाएं मिल रही है, तो उस हिसाब से अब एक उम्मीद, एक किरण थोड़ी सी जाग गई है। नहीं, शायद हमारे साथ भी जस्टिस होगा शायद। आप मोहनलाल भट्ट जी को सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार अब इनको लगता है कि न्याय मिलेगा। आप जरा समझिए, इसकी कल्पना कीजिए कि एक 18 वर्ष का जो है एक युवक, उसके पिताजी की, उसके माताजी की, उसकी बड़ी बहन, उसके चाचा की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। इनके मनोस्थिति को समझिए, क्या गुजरी होगी इन पर। और ये जो हत्याकांड हुआ था इनके सामने हुआ था। ये अपने परिवार में से एकमात्र जीवित व्यक्ति रहे उस हत्याकांड के बाद, और जिस दिलेरी के साथ, जिस जांबाजी के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने फिर हालातों का सामना किया, ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो अहम बात सामने आती है कि सिस्टम ने इनको फेल किया, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसने इनको फेल किया। न्याय नहीं मिला। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित समुदाय की उस समय हत्या की, वहां कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की नादी मर्ग में, उन लोगों को सजा नहीं मिल पाई। केस शुरू हुआ लेकिन बाद में बंद हो गया। मतलब आप विडंबना देखिए कि आखिर कश्मीरी पंडित समुदाय जाए तो जाए कहां। न तो यहां पर जो अगर हम देखें, देश में जो मानव अधिकार के संगठन है, न उनकी तरफ से कोई सुनवाई होती थी। न्यायपालिका से भी जब न्याय ना मिले तो व्यक्ति जो है काफी मायूस होता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब केस दोबारा शुरू होगा और इनको अब उम्मीद जगी है कि इनको न्याय मिलेगा। मोहनलाल भट्ट जी, मैं समझ सकता हूं कि ये काफी पीड़ादायक है आपके लिए, लेकिन देश में इस समय जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए कि उस दिन हुआ क्या था 23 मार्च 2003 को। आप मुझे पूरा वाकया बताइए कि आप लोग क्या कर रहे थे, फिर क्या हुआ। उस दिन रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो ऐसे ही छुट्टियों का वो भी था, छुट्टियां चल रही थी तो घर में ही सभी थे। तो दिन भर ऐसे ही अपना काम शाम करके, रूटीन जो घर का वर्क होता है, बड़े काम कर रहे थे। तो हम खेल कूद, इधर उधर क्रिकेट विकेट खेल रहे थे। तो कोई शाम का टाइम था, मैच भी था उस टाइम, वर्ल्ड कप का फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वही देखने की तैयारी हो रही थी अब। तो बस वही देखते देखते कोई 8:30 बजे तक सारे लड़के, जितने मेरे फ्रेंड्स थे, कजन्स थे, वो हमारे घर में ही वो मैच देख रहे थे। अच्छा, आप विश्व कप क्रिकेट का जो उस समय फाइनल मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो आप देख रहे थे। जी, वो देख रहे थे हम। तो कोई 8:30 के करीब सारे अपने अपने घर चले गए। डिनर का टाइम भी रात का, और वैसे भी एक डर का माहौल ही लगा रहता था, देर तक बाहर नहीं रहते थे। तो सारे अपने घर घर चले गए। तो कोई 10:30 बजे का हमने डिनर शिनर किया, मैच भी देख रहे थे, डिनर भी किया। कोई 10:30 का टाइम था, तो सोने की तैयारी हो रही थी अब। तो हम सो गए थे। तो जैसे थोड़ा कोई 15-20 मिनट हुए थे सोए हुए, तो बाहर से कुछ आवाज़ आई, जैसे तोड़ फोड़ की आवाज़ आई, खिड़कियां बंद करने की ऐसे ज़ोर से आवाज़ आई। तो मैंने, मम्मी हम मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको बोला कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से। तो उन्होंने बोला नहीं, आवाज़ नहीं, कोई खिड़की बंद कर रहा होगा, दरवाज़ा किस खिड़की। तरह की आवाज है, मतलब ऐसे तोड़ फोड़ की आवाज़, जैसे तोड़फोड़ जैसी आवाज सुनाई दी। सुनाई दी। तो मेरी मम्मा ने कहा नहीं, ऐसे कोई खिड़की बंद कर रहा होगा, वही ज़ोर की आवाज़ आई, तो सो जा, कोई बात नहीं है। मैं सो गया। तो इतनी देर में, जैसे ही मैं सोने लगा था, इतनी देर में और एक ज़ोर की आवाज़ आई। मैंने खिड़की खोली तो देखा, तो उधर हमारी ही जो रिलेशन में भी हमारे, तो हमारे पड़ोसी भी हैं वो, तो उनके घर से एक आवाज़ आई। तो उनने कश्मीरी में, मतलब उसका मतलब है कि हमें मार दिया, हमें बचाओ। क्या बोला उन्होंने कश्मीरी? कि इस मरिका, हमें बचाओ, कश्मीरी में बोला उन्होंने। तो मैंने बोला नहीं, कुछ मम्मी कुछ गड़बड़ है बाहर, तो हम एक काम करते हैं, आप उठो तो देखते हैं क्या होगा।
तो मैंने मम्मी को उठाया, दीदी भी साइड में सोए थे, उनको भी उठाया। इतनी देर में पापा को भी उठाया, वो नीचे वाले कमरे में सोए थे। अंकल भी साइड वाले कमरे में सोए थे, उनको भी उठाया। तो हम जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो इतनी देर में हमने क्या देखा कि जैसे मैंने आधा ही बाहर का जो मेन डोर था वो खोला, तो बाहर आर्मी यूनिफॉर्म में दो मतलब साइड में थे, वो दिखे नहीं पूरे हमें। आतंकवादी जो है सेना की वर्दी में पहन कर आए वर्दी में थे। तो उन्होंने एक जोर की लात मारी दरवाजे को। मैंने आपके घर का जो दरवाजा है उसको तोड़ दिया गया, मेन डोर को। तोड़ा नहीं, उनने खाली एक जोर की लात मारी, लेकिन मैंने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने खोला नहीं, वो मैंने बंद कर दिया। तो उनसे वो हैवी थोड़ा था दरवाज़ा, उनसे वो टूटा नहीं। तो वो बोलने लगे खोलो खोलो दरवाज़ा। इतनी देर में हम क्या हुआ, हम ऊपर वाले कमरे में चले गए। वहाँ से जब मैंने बाहर देखा, उन्होंने हमारे वो कज़न ब्रदर ही लगे, अवतार कृष्ण भट्ट उनका नाम था। वो आपके क्या लगते थे? कज़न ब्रदर ही लगे, दूर के रिश्तेदार? ये मेरे बुआ ही समझिए, वो आपके रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार ही थे हमारे। तो वो बिल्कुल हमारे साथ के वाले मकान में ही उधर ही रहते थे। उनको लाया था उनने, उनके साथ उनको एक साइड एक पुलिस वाले ने पकड़ा था, JKP के पुलिस वाले, जो वहाँ पे माइनॉरिटी पिकेट थी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे आप लोगों की सुरक्षा के लिए, वो भी वो आतंकवादियों के साथ थे? उन्होंने ही हमें बाहर बुलाया। अच्छा, पुलिसकर्मियों ने बाहर बोला? जब हम बाहर निकलने वाले थे, तो वो बाहर से चिल्ला रहे थे, मेरे पापा का नाम पुकार रहे थे, राधाकृष्ण बाहर आ जाइए। क्या उस समय जो आप जो आप कह रहे हैं कि वो जो पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, क्या उनको ये लगा पुलिस वालों को कि सेना के जवान आए हैं? क्या ऐसा लगा उनको? मुझे नहीं लगता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अगर वो सेना के जिस हिसाब से वो बाहर निकाल रहे थे सबको, तो उस हिसाब से वो भी एक बेल्ट फोर्स के ही पर्सनल थे वहाँ पे। तो उन्होंने इमीडिएट कुछ एक्शन नहीं लिया। और आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन नहीं था, जानबूझकर आपको नीचे बुलाया जा रहा था? बाहर बुलाया गया हमें। मतलब जो पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात थे वही आपको बोल रहे थे आइए नीचे आइए? उन्हीं की आड़ लेके हमें जो निकनेम से पुकारा गया सबको, निकनेम मतलब मेरे डैडी को वहाँ जो जिनका मैंने नाम लिया अभी, अवतार कृष्ण, वो पापा को बोलते थे निकनेम से। उनको मतलब वो बड़े थे उनसे, तो बॉयगाश बोलते थे। उनने बॉयगाश करके बाहर उनको बुलाया। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उस टाइम जो पुलिस थी वहाँ पे उनने, क्योंकि आपको लगता है मिली भगत होगी उन पुलिस? हो भी सकती है। तो अभी मैं जो पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, आपको लगता है उनकी मिली भगत आतंकवादियों के साथ थी? बिल्कुल, अगर कहीं जगह 12 पुलिस वाले होंगे जिनके पास वेपन है, ऑटोमेटिक वेपन्स है, पुराने वो 303 वेपन तो नहीं है, ऑटोमेटिक वेपन है। अगर उनका इंटेंशन होता हमें बचाने के लिए, अगर उनको कुछ लगा कि उन्होंने हमें बचाना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वो उनको मार दे, हवा में फायर कर सकते थे वो भगाने के लिए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। फिर क्या हुआ? उन्होंने ही आपको बोला कि आप नीचे आइए? मैं अपने घर की बात करता हूँ, जब मैंने बाहर देखा उनको, तो वो 2 पुलिस वाले साथ थे, पुलिस वाले JKP के 2 बंदे साथ थे। और उसके बाद जब उन्होंने वो हमारा दरवाज़ा नहीं खोला, तो तब तक हम ऊपर वाले कमरे में और भाग गए। ऊपर वाली मंजिल में चले गए आप? शक हो गया, नहीं कुछ चोरी, आपको लगा कुछ गड़बड़ है? हाँ, उस टाइम हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये तो आर्मी नहीं हो सकती, आर्मी तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मी का बिहेवियर ऐसा है ही नहीं कि मतलब दरवाजे पे लात मार दे, ऐसे कर दे, गालियां देना, ये तो इनका बिहेवियर ही नहीं है। और अगर वो गालियां भी निकाली गई? क्योंकि उनने जो बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने, खुद वो दरवाजे के साइड हो गए, और जो हमारे कज़न ब्रदर थे उनको आगे कर दिया, और पुलिस वाले उनका हाथ पकड़ के था। इवन कि वो इनर में ही थे, उनको शर्ट भी लगाने नहीं दी थी जब उनको घर से बाहर निकाला। मतलब घर से घसीट कर सबको बाहर निकाला जा रहा था? से मुझे उनके कपड़ों के हिसाब से लगता तो उनको घसीट के ही बाहर निकाला गया होगा, क्योंकि जैसी उनकी कंडीशन थी, जैसे हमने देखा था ऊपर से। फिर हमने इधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि बाहर थे। तब तक उन्होंने नीचे वाली स्टोरी का एक हमारा पापा का कमरा था, उसकी खिड़की तोड़ दी, एक वहां से वो एंटर हो गए अंदर। अच्छा, आपकी जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में जो खिड़की है उसको तोड़कर वो अंदर घुस गए दोनों आतंकवादी? वो अंदर आ गए। तो इतनी देर में मेरी मम्मा ने बोला कि आप मुझे क्यों, तू सारी फैमिली को बचा रहा है, आप अपनी जान बचाओ पहले। आपको बोला? मुझे बोला। आप ऊपर वाली मंजिल में? हाँ, हम सारे थे, सारे एक ही जगह बैठे थे। मेरे पापा, आपकी माताजी ने आपको बोला कि आप भाग जाओ, अपनी जान बचाओ? आप भाग जाओ, तो हम भी ऊपर आते हैं। ऊपर वाली स्टोरी में चले गए थे हम सब, क्यों निकलने का बाहर कोई रास्ता नहीं था, ग्रिल लगे थे मकान को, हम निकल नहीं पाते थे। एक ही मेन डोर था, तो वहाँ से वो अंदर आए थे। तो इतनी देर में क्या हुआ, मैं जैसे ही ऊपर चलने लगा तो मैं मकान से गिर गया थोड़ा।
आप ऊपर वाली मंजिल से खिड़की से गिर गए? स्टोरी से मैं गिर थर्ड फ्लोर से? थर्ड फ्लोर से मैं गिर गया नीचे। तो ये है कि मुझे हाथ में कुछ आ गया, तो जिसकी वजह से मैं मतलब लटका रहा मकान में, नीचे नहीं आप कह गिरा रहे हैं मैं कि बिल्कुल। तीसरी मंजिल से खिड़की से आप भागा दौड़ी में जो भगदड़ मच गई, आप वो खिड़की से गिर गए। गिर गया और जब गिर गए आप किसी चीज चीज से मैं आपने किसी चीज को पकड़ा और अब लटकते रहे? लटकता रहा कोई 20 मिनट के करीब मैं वहां लटकता रहा। लेकिन आपने आवाज कुछ नहीं? आवाज कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे गिरा था कि मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गई थी। तो इतनी देर में वो आए, उनको शक भी हो गया शायद यहाँ से कोई ये कूदा है नीचे, लेकिन जब उन्हें नीचे देखा तो उनने ऐसे बैटरी शैटरी से देखा तो वो उनको कुछ मिला कोई नहीं। तो और मतलब आप एक तरह से उनके आंखों से छिपे हुए थे? छिपे वहाँ चौबी, क्योंकि आगे मेरे वो टीन था, जो छत पे टीन डालते हैं वो था। तो उनकी उसकी वजह से वो शायद मुझे प्रोटेक्ट कर गए उस टाइम। तो उनको दिखा नहीं मैं उस टाइम, तो वो बस वो चले गए। तो उस टाइम भी मैंने सोचा नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं है, शायद चोर हो चुके होंगे, चोर वोर होंगे, तो ये शायद चोरी के लिए आए होंगे, क्योंकि बाहर से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई मम्मी की, पापा की या दीदी की। फिर जब आप वहां से खिड़की से गिर गए और आपने कहा कि आप एक किसी चीज को पकड़कर लटकते रहे, फिर आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी बड़ी बहन है, उनकी कोई आवाज आपको सुनाई नहीं? कुछ भी नहीं, आपको क्या लगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने सोचा नहीं ये कोई चोर वोर होंगे, शायद चोरी करने के लिए आए होंगे। तो इतनी देर में क्या हुआ, तो थोड़ी सी बारिश लगी, तो तब तक मेरा पैर वैर भी संभल गया, थोड़ा मैं होश में आ गया। तो मैं हमारा वहाँ पे एक सिंगल स्टोरी किचन था और जहाँ गाय शाय रखते हैं उसकी छत थी टीन की। तो मैं जैसे ही नीचे उतरने लगा तो हमारा उस टीन के साथ एक खिड़की थी जिस कमरे में वो उस टाइम एंटर हुए थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे ट्रंक शंक तोड़ रहे थे, ट्रंक जो थे, ट्रंक जो भी कुछ उनको मिल रहा था। तो उस टाइम मुझे शक हो गया, नहीं, क्योंकि उनके पास वेपन भी था, मुझे शक हो गया नहीं, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। तो ये तो चोर, मैं तो समझ रहा था चोर है, लेकिन चोर भी नहीं है, तो ये तो मिलिटेंट है। आपको लगा आतंकवादी है? तो उस टाइम मुझे लगा कि आतंकवादी है, नहीं कुछ फिर भी मैंने सोचा नहीं चोरी करने आए होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ फायर नहीं हुआ था तब तक, कुछ नहीं। तो तब तक मेरा पैर संभल गया, तो मैं थोड़ा वो जहाँ पे घास वास रखते हैं वहाँ पे बैठ के तब तक छुप गया। तो कोई 2-4 मिनट हुए तो वो दौड़ते दौड़ते वापस हमारे मकान से निकल के, हमारे मकान के पास ही लेफ्ट साइड में मंदिर है, बिल्कुल नज़दीक ही है वो मंदिर, तो वहाँ उस साइड चले गए। तो मैंने सोचा नहीं ये तो दो ही निकल गए, शायद घर वाले अंदर ही है तब तक, क्योंकि मैंने देखा नहीं था उनको बाहर निकालते हुए। मैंने सोचा नहीं अंदर ही है ये। तो मैं बैठा रहा, कोई 5 मिनट का टाइम हुआ, मैं बैठा रहा छुप के। तो मैंने बोला अब अंदर ही है सारे, ये तो निकल गए हैं, शायद चोरी की है इन्होंने, कुछ किया। तो इतनी देर में मतलब जो हमारे गांव का लोअर साइड था, नीचे वाला साइड था, वहाँ से एक फैमिली को लाया, घसीटते हुए? हाँ, उनको पकड़ के लाया। तो बेसिकली जो उनने बाकी घर वाले निकाल दिए थे वो उनने गन पॉइंट पे रखे थे, बिल्कुल चिनार का वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है वहाँ। आपके परिवार के सदस्यों को भी गन पॉइंट पर मकान से निकाल ले ले? हाँ जी, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे ये था कि शायद वो अंदर ही होंगे। ही है। उनको ले गए थे, एक्चुअली उनको ले गए थे। तो जब वो फैमिली वहाँ से लाई, जो यहाँ पे इन्होंने वो चिनार के पेड़ के पास जमा किए थे, वो रोना स्टार्ट हो गए। अच्छा, मतलब सारे कश्मीरी पंडितों को घर से निकाला गया और उनको एक स्थान पर मंदिर के पास चिनार का पेड़ है, मंदिर के पास चिनार का पेड़ है और वहां पर लाइन में लगा दिया। वहाँ पे बिठा के जब नीचे वाली उन दूसरी फैमिली आई तो ये जब आपस में मिले तो ये रोने लग गए स्टार्ट उस टाइम। लेकिन उस टाइम भी मुझे अपनी फैमिली मेंबर की किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये सब आप देख रहे थे? ये मैं देख रहा था, अंधेरा था, लेकिन ये सुन रहा था मैं। थोड़ा दिखाई दे रहा था लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी, ये दिखा रहा था। फिर इतनी देर में क्या हुआ था, जब सारे आ गए तो अब शायद उन्होंने जब कुछ ऐसा स्टेप उठाना था तो उन्होंने शायद हमारी एक एज जिनके बेटे को हमारे घर लाया था अवतार कृष्ण, उनकी मदर का ये डिजोर जो होता है कश्मीरी में, जो डिजोर लगा होता है, उसको खींचा, जो सुहागिन की निशानी होती है कश्मीरी पंडित महिलाओं में, उसको खींचा। तो जबरन जोर से खींचा? बिल्कुल, आतंकवादियों ने? जी, उनका कान भी कट गया था। मतलब सुबह डेड बॉडी पे जब हमने देखा मॉर्निंग में तो उनका कान भी कटा हुआ था। वो खींच के शायद उस टाइम मेरी मम्मा की आवाज़ आई, उन्होंने उनको हिंदी में बोला कि हमारे पास जो भी होगा हम दे देंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। तो वहाँ से एक आतंकवादी बोलता है कोई बात नहीं, आपको अभी चुप करा देंगे। ये उनकी आवाज़ मैंने लास्ट टाइम सुनी थी, अपनी मम्मी की आवाज़ लास्ट टाइम सुनी थी। तो इतनी देर में क्या हुआ, सेम उनका ये बोलना कि आपको अभी चुप करा देंगे, इतनी देर में एक कैमरा की जैसे फ्लैश लाइट होती है, वो पता नहीं वो सिग्नल था गोलियां बरसाने का क्या था, वो फ्लैश लाइट ऑन हुई तो फायर हो गई स्टार्ट।
फिर किसी की आवाज़ नहीं, खाली गोलियों की आवाज़ सुनाई दी मुझे, गोलियों की आवाज सुनी गोलियों आप? की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो तब कितनी देर तक? मतलब गोलियां तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कितनी उनने मारी होगी आप यकीन नहीं कर पाओगे। मतलब एक एक व्यक्ति मतलब के शरीर मुझे में लगता है पूरी कि पूरी चार मैगजीन चार खाली कर दी। 4-5 मिलिटेंट्स या वो लाइन में बैठ के गोलियां चला रहे होंगे उनके ऊपर। तो सुबह जब हमने उनकी जब मैं तब तक भी मुझे वो भ्रम जैसा रहा कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं हो सकती, कोई नहीं है, ये किसी पे नहीं हो सकता, पुलिस वालों ने। तो तब भी मैंने सोचा कि ये पुलिस वालों ने शायद फायर किए हुए हैं। अच्छा, आपको तब भी लगा कि शायद पुलिस वाले आपकी रक्षा के लिए उन्होंने उन पर फायर किया? फायर किए। मैंने इतनी देर में मैं नीचे कूद गया, तो मैं अंदर गया। जब मैंने अंदर देखा, अंदर लाइटें जल रही थी, अंदर कोई नहीं था, आपके मकान में कोई नहीं? कोई नहीं था। मैं उसी साइड भागा जिधर ये, आप वापस भागे जहां पर छिपे हुए थे? नहीं नहीं, मैं वहां पे चला गया। जहां पर इनको ले जाया गया था, मंदिर के पास चिनार के पेड़ पे। बिल्कुल। तो और वो उस टाइम भाग रहे थे आतंकवादी? आतंकवादी उस टाइम। और कितनी संख्या होगी उनकी? मुझे लगता है 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 आतंकवादी? 8 से 10 के बीच में थे, क्योंकि जब वो भाग रहे थे उतनी देर में मैं बिल्कुल उनके पास ही पहुंचा था। शायद उन्होंने मुझे देख भी लिया हो, इतना करीब था मैं उनके कि उन्होंने मुझे देख भी लिया हो। तो इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा जो उस उधर भी था जिनकी किलिंग हुई थी, उनमें से एक बच्चा रोया। तो एक मिलिटेंट ने कश्मीरी में बोला, यमाशु जिंदगी, इन पे और फायरिंग करो। अच्छा, मतलब आतंकवादी ने कहा 2 साल का बच्चा जो 2 साल का बच्चा 2 साल रोने का लगा। बच्चा रोने लगा। रोने लगा। तो एक स्थानीय आतंकवादी ने कश्मीरी में कहा कश्मीरी में बोला। कि ये बच्चा अभी 2 वर्ष का बच्चा जिंदा है, इस पर दोबारा गोली मारो। ये जिंदा है अभी। उन्होंने बोला, नहीं बच्चा नहीं बोला, उन्होंने बोला ये अभी जिंदा है और फायरिंग करो। कौन जिंदा है? यही मतलब जिन पे उन्होंने गोलियां चलाई थी, अच्छा, इनमें से कोई जिंदा है, गोली दो। और फायर करो। तो जाते जाते उन्होंने फिर कितने और फायर किए हैं तो वो भी मैं बता नहीं सकता। तो वो जो 2 वर्ष का बच्चा था उसकी भी मौत हो गई फिर उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मैं पहुंचा सेम टाइम वहां पे, तो देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, क्योंकि सारे नीचे पड़े हुए थे, सारे नीचे पड़े हुए थे। तो कोई नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई नहीं वहां पे गाँव में, खाली मैं था। अच्छा, फिर जब आतंकवादी वहां से चले गए, फिर आप उस स्थान पर गए जहां पर ये हत्याकांड हुआ, जहां पर ये नरसंहार हुआ, तो आपने चीखा चिल्लाया बचाव के लिए, आवाज तब तक मुझे दिखा नहीं कोई, अंधेरा था पूरा? अपना कोई नहीं दिखा, अंधेरा था। मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी, मैंने घर से निकाली थी वो दौड़ते दौड़ते। तो मेरी वो टॉर्च वो जल ही रही थी एक्चुअली, वो बंद नहीं हुई थी। तो वो मेरे डायरेक्ट पापा के मुंह पे पड़ी, जहाँ उनको बिठा बिठा के मतलब वो मार दिया गया था, तो पापा के मुंह पे पड़ी। उस टाइम पापा मुझे लगता था जिंदा थे शायद, तो जिंदा थे, इनके मुंह पे पड़ी तो इनके यहाँ से पसीना टपक रहा था ऐसे। मैं इनके नीचे बैठा, इनके मतलब बिल्कुल पाँव के पास बैठा। तो मैंने पापा को किया, पापा पापा, इनको ऐसे हिलाया, मैंने ऐसे किया मुंह से, तो इनकी आंखें बंद हो गई। तो तब मैंने सोचा शायद इन्हीं की किलिंग हुई है, खाली मुझे बाकी कोई नहीं दिखा नीचे। तो साइड में देखा तो साइड में मेरे छोटे अंकल इनकी गोद में पड़े हुए थे, तो इनको यहाँ पे फायर लगे थे पूरे फेस को। तो इनकी गोद में दूसरी साइड में देखा, मेरी कज़न सिस्टर रजनी उनका नाम है, वो पड़े हुए थे। बस मैंने सोचा उस टाइम कि यही 3 है और कुछ नहीं है। तो मैं लगा चिल्लाने, जैसे मैं चिल्लाया बैटरी की लाइट नीचे गिरी, तो नीचे सारे आपको शव दिखे? सारे पड़े हुए थे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ खून ही खून था चारों तरफ। तो मैं दीदी और मम्मी को ढूंढने लगा। जैसे ढूंढते 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 मैंने मम्मी को उठाया, तो मम्मी और दीदी हाथ पकड़ के थे। उस टाइम भी डेथ लेकिन हो चुकी थी, उस टाइम कोई भी जिंदा नहीं था। तो उनके साथ यही जो बच्चा जो रोया था, ये चिल्लाया, ये 2 वर्ष का बच्चा? जी, ये उस टाइम जिंदा था। ये जिंदा था? इनका दूसरा ब्रदर जो छोटा सूरज उसका नाम था, तो ये मोनू जिंदा था। जो सूरज था उसकी डेथ हो चुकी। मोनू की क्या एज होगी? 2 साल, 2-2.5 साल। और सोनू? ये दोनों सेम 2-2 साल? सेम एज के, 2-2.5 साल के थे। तो इनको मैंने उठाया, तो मैं दौड़ता दौड़ता इसको ही लेके पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। तो मैंने सोचा, जो घायल बच्चे हैं, दोनों घायल थे उस समय? नहीं नहीं, एक ही, एक जिंदा था, दूसरे की मृत्यु हो दूसरी गई। की हो गई थी। तो उस अवस्था में भी जब आपने पूरे परिवार के शव देखे, आपने उस बच्चे को देखा, 2 वर्ष के बच्चे को, जो कि काफी गंभीर रूप से घायल था, आपने उसको गोद में उठाया और आप मैं अस्पताल की पुलिस स्टेशन? की, क्योंकि पुलिस स्टेशन बिल्कुल जिधर ये किलिंग हुई थी उसके साथ ही था घर, अच्छा, उसके साथ बिल्कुल। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाला उधर कोई था ही नहीं, सब भाग गए थे? भाग गए थे। और इवन की जो मेरे हाथ में बैटरी थी, वहां से एक पुलिस वाला निकल गया, उसने वो मेरी बैटरी भी ले ली और भाग गया।
मतलब पुलिस वाले आपकी मदद नहीं? कुछ नहीं, उधर कोई भी पुलिस वाला नहीं था उस टाइम। नहीं, जो आप कह रहे हैं शुरुआत में कि 2 पुलिस वाले थे आतंकवादियों के साथ, वो भी नहीं थे, वो भी भाग चुके। वो भी भाग वो चुके। भी भाग, ये उनके 12 उस टाइम पोस्टेड थे वहां पे, 12 बंदे पुलिस के, 12 में से एक भी नहीं था रात को उधर, सारे भाग चुके थे। फिर आपने क्या किया? फिर मैं अंदर गया, मैंने कुछ कपड़ा लिया, उसके पैर पे बांधा, उसके पैर, बच्चे के पैर पे गोली लगी थी, उस पे बांधा, तो उसको अपनी गोद में ही रखा। फिर से उधर ही गया जहाँ पे ये हुआ था, किलिंग हुई थी। फिर से देखने लगा कोई जिंदा तो नहीं है, कोई भी नहीं। फाइनली थोड़ी देर के बाद एक मुझे थोड़ी मूवमेंट दिखी, तो उनका नाम चुनी लाल, रिसेंटली उनकी डेथ हुई, 1 साल हुआ उनकी डेथ हुए हुए। तो उनको गोलियां लगी हुई थी, उनको गोलियां कंधे में लगी थी, पैर में लगी थी, वो जिंदा थे। तो उनको उठाया मैंने, बच्चे को एक साइड उठाया, उनको उठाया मैंने। तो उनने मुझे ऐसे कश्मीरी में बोले, विकी तू जिंदा है? बोलते सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं बचा यहाँ। पूरा गांव ही खत्म कर दिया? जी। तो उनने मुझे बोला कि आप मुझे घर तक छोड़ सकते हो, ये उनका उस टाइम भी था कि आप मुझे घर तक छोड़ सकते हो। तो मेरे हाथ में वो बच्चा था, मैंने कुछ पता नहीं लकड़ी शकड़ी कुछ दी निकाल के उनको, तो उनको पैर में गोली लगी थी। तो उनने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने उनको घर तक छोड़ने की कोशिश की थी, तो बच्चा गोद में था। उनको छोड़ के आया आधे रास्ते तक, फिर से वापस आया। जैसे मैं वापस आ रहा हूँ तो साइड में देखा मैंने, रोड पे रोने की आवाज़ आई मुझे। तो उधर एक एजड थे, उनका नाम लस्कोल था। तो वो ऑलरेडी उनका एक्सीडेंट कुछ साल पहले हुआ था, तो उनकी टांग बिल्कुल यहाँ से कटी हुई थी। उनको वहाँ पे ही गोलियां मारी थी, रोड पे। एक विकलांग व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया, उस पर भी गोलियां वो वहाँ पे ही गोलियां मारी थी, रोड पे ही। वो किसी पेड़ को पकड़ के बैठे थे, उनको उनने छोड़ा नहीं था वो पेड़, उन्होंने गोलियां उधर ही मार दी थी। तो उनकी भी सुबह के टाइम फिर डेथ हुई। फिर बस वही मैं ढूंढता रहा कि कोई ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं। फिर इतनी देर में मेरे कज़न, मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैं अब वही बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि कोई था नहीं ज़िंदा, कोई बचा नहीं था। वही चिल्ला रहा था मैं हेल्प हेल्प के लिए, तो कोई हेल्प के लिए आया रात भर आप तड़पते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे मदद के लिए, लेकिन कुछ कोई नहीं आया। उस बच्चे की जान बच पाई फिर? नहीं, वो करीब 2:30 बजे के टाइम, सुबह के 2:30 बजे के टाइम उसकी डेथ हो गई। यानी कि अगर वहां पर स्थानीय प्रशासन के कोई लोग आ सकते थे, वो उस बच्चे की जान बच सकती थी, उसको अस्पताल अगर समय पर लिया जाता। बिल्कुल। और हमारे गांव के जो जिनको पता भी लगा था, जैसे अपने घर में मैं बच्चा गिर के, ऐसे ही दूसरे घर में वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए थे वहां पे रात को ही। तो लेकिन पुलिस ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया टाइम पे। उन्हें सोचा क्या पता कहीं से भाग के आए हैं, कुछ झूठ मत बोल रहे हैं। तो सुबह के कोई 4 बजे के करीब पुलिस आई वहाँ पे। कहाँ से आई फिर? उस पुलिस स्टेशन जैनापुरा से पुलिस स्टेशन वो पुलिस आई थी उस टाइम। जो मतलब नजदीक में जो पुलिस चौकी आपकी सुरक्षा के लिए रखी गई थी, वहां से कोई सहायता नहीं पहुंची। फिर जैनपुरा पुलिस स्टेशन है, वहां से पुलिस आई। जो हमारे माइनॉरिटी पिकेट वहाँ पे उनको बोलते थे माइनॉरिटी पिकेट, मतलब जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज की लोगों की रक्षा के लिए रखी गई, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। मतलब जिनको रक्षा का दायित्व दिया गया था, उन्होंने कोई रक्षा नहीं की। वो भाग गए। और पुलिस स्टेशन जो दूर था, थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से फिर सुबह 4 बजे के टाइम पुलिस आई। फिर वहां पर फिर वहाँ पे फिर दूसरे दिन फिर वही डेड बॉडीज उठाने लगे, बाकी वही बस। उसके बाद फिर जीवन व्यापन कैसे हुआ, उसके आगे जरा बताइए। फिर आपने जिंदगी का कैसे सामना किया? ज़िंदगी का सामना कैसे किया, समझो सभी ख़त्म था। तो फिर वहाँ पे ही जो गवर्नमेंट का रवैया रहा हमारे लिए, जो उस टाइम ये मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी हमें वहाँ रोकने के लिए। मतलब आप चाहते थे जम्मू वापस, अब जम्मू भाग कर चले जाएं, वहां पर आपको खतरा लग रहा था। ही नहीं वहाँ पे, सब कुछ खत्म हो चुका, बचा तो कुछ नहीं था। परिवार खत्म कर दिए गए। जिनके जिनके साथ घर था वो तो रहे नहीं, खाली मकान रहा था वहाँ पे। तो अब हमने सोचा था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम बाहर ही बैठते थे। उन्होंने ऐसा एक प्रोपोगंडा वहाँ पे किया, पूरी जो विलेज है उस पे तारबंदी कर दी, किसी को बाहर जाने नहीं। ये किसने किया? उस टाइम की पीडीपी सरकार ने ना बाहर जाने दिया किसी को, ना अंदर आने दिया किसी को। इवन कि हमारे रिलेटिव जो जम्मू से आए उनको तक अलाउ नहीं किया उन्होंने। मतलब फिर जो अंतिम संस्कार शवों का हुआ, वो किसने किया? वो भी वहाँ के लोगों ने ही किया है, समझिए। उस टाइम भी हमने जो कुछ यहाँ पे रिलेशन में थे हमारे, वो आ रहे थे, जब उनने सुना था कि ऐसे हुआ है वो आ रहे थे। इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे, हमें इंजेक्शन तक दे दी। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया था कि हम क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे जब तक, क्योंकि एक फैमिली थी बंसीलाल की फैमिली, उनका बेटा जम्मू में था।
हमने बोला कम से कम उसको तो इधर पहुंचने दो। इंजेक्शन किस चीज के? बेहोशी के इंजेक्शन हमें कुछ नहीं पता, ये किसने दिए बेहोशी के? वो पता नहीं, उस टाइम हेल्थ डिपार्टमेंट था। हमें ऐसे इंजेक्शन दिए जैसे हमें उठाते थे, वहाँ बिठाते थे, हम वहाँ बैठ जाते थे, इधर बैठाते थे, हम वहाँ बैठते थे। जब तक उन्होंने वो डेड बॉडीज़ उठाई, क्रिमेशन प्लेस पे ले गए, हमें कुछ नहीं पता है। हमें पकड़ के वहाँ भी ले गए हैं। मतलब आपने अपने माता पिता का, अपनी बहन का अंतिम संस्कार आपने खुद किया? खुद किया हुआ, लेकिन आप होश में पूरे में नहीं थे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी कम से कम वो जो जिनने मुंह नहीं देखा है, क्योंकि उनका भी एक ही बचा था, विजय कुमार उसका नाम है। हमने बोला कम से कम उसको पहुंचने दो, क्योंकि उसने मुंह नहीं देखा था किसी का। उनकी फैमिली के 8 मेंबर्स गए थे, तो उनकी सिस्टर 2, ब्रदर, फादर और मदर, और चाचा जी और उनके बच्चे 2, 8 मेंबर्स उनके फैमिली से गए थे। तो हमने बोला कम से कम उसको पहुंचने दो। उन्होंने वही जो कि ये समझा कि यहाँ शोर वोर हो जाएगा, ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए, उनने उस चीज़ के लिए, उसको दबाने के लिए जल्दी जल्दी क्रिमेशन कर दी। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मिल के तो क्रिमेशन जल्दी कोशिश की उन्होंने। मुझे मोहनलाल जी एक चीज बताइए, जब आडवाणी जी आए, वो उस समय देश के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने क्या बात कही? मतलब उस समय उनने कोई बात वो नहीं, अगले दिन ही आए या वो 2-3 दिन के बाद आए थे। फिर 1-2 तब आप वहीं थे? तब हम वहीं थे। हम वहाँ से फिर जम्मू आए 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल तक हमें कोई मूवमेंट, इवन कि वहाँ से कोई गाड़ी भी निकलती थी तो पुलिस उनको पूछती थी कहाँ जाना है, नाड़ी मरग तो नहीं जाना है। उनको लगता था कि ये शायद उसी लिए जा रहे हैं। मतलब आप चाहते थे कि मतलब आप जम्मू चले जाएं, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा नहीं रहा? जाने दिया। इवन कि हम बाई फुट भी निकले थे, हम बाई फुट भी निकले। हमें फिर डाक बंगला ये खन्नाबल में रोका गया, जाए वहाँ से हमें वापस लाया गया अपने गाँव नाड़ी मरग। इतना हमारे साथ वहाँ पे हुआ। तो फिर हम वहाँ से जब वापस आए, फिर हमने सोचा कि अब जो दिन है, 10वां दिन है, 11वां दिन है, ये करके ही निकल जाएंगे। मतलब जो अंतिम क्रिया का पास फिर हमने निकलने दिया नहीं दिया, हमने बोला कि ये दिन करके ही निकले। फिर हमने वो दिन शिन वहीं किए, जो 10वां 11वां 12वां वहीं किए। तो आर्मी भी वहाँ पे थी, तो वो दिन करके हम फिर 14 अप्रैल को जम्मू में हुए। जब आप 14 अप्रैल यहाँ जम्मू आए, तो फिर क्या सरकार ने क्या सुविधाएं दी, क्या आपको यहाँ पर क्या सहायता की? सुविधा कुछ नहीं दी उनने। सुविधा यही थी कि हम यहाँ से सीएम के पास गए मिलने उनसे। उन्होंने बोला कि आपको पता ही था बिजबियाड़ा के हैं, तो नाड़ी मरग वहाँ से दूर नहीं है। हमारे एक गांव के मेंबर थे, उन्होंने उनको बोला कि आप हमारे पड़ोसी हो, तो ऐसा हुआ तो इनके जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दो। उन्होंने उनका जवाब वहाँ एज सीएम उनका जवाब ये था कि पड़ोसी हम वहाँ थे, यहाँ नहीं है। ये आपको उन्होंने कहा? किन्होंने? ये महबूबा मुफ्ती का जवाब था कि महबूबा जी का या मुफ्ती साहब का? महबूबा मुफ्ती का जवाब था ये कि हम आपको बोला था वहाँ रुकने के लिए, आपने हमारी बातें नहीं सुनी, तो आप पड़ोसी हमारे वहाँ थे लेकिन यहाँ नहीं हो। ये तब उन्होंने कहा? उन्होंने हमारे यहाँ बोला, ये आपको कहा उन्होंने? अपनी रेजिडेंस पे बोला उनने हमें, जम्मू में? जम्मू में। तो आप तो जम्मू आए, अब हम देखते हैं यहाँ लोकल आपकी कितनी हेल्प करते हैं। ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा? जी, ये आपको आप पूरे, मतलब आपको याद है? ये सही कह रहे हैं? 100% मुझे अभी भी याद है हमारे सामने। और इवन कि उनके सामने हमारी एक रिलेटिव है, उषा जी उनका नाम, वो उस टाइम जब उन्होंने ये बात बोली, वो बेहोश होके वहाँ पे उनके रेजिडेंस के अंदर टेबल पे ही, वो सोफे पे ही गिर गए थे बेहोश होके, जब उन्होंने ये बात बोली थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट का रवैया यही रहा कि जॉब्स वापस का चक्कर रहा। बड़ी देर हम फिरते रहे। कुछ एक्सग्रेशिया, कुछ मुआवजा मिला? स्टेट की तरफ से कितना? 3 लाख मिला था, और स्टेट सेंटर की तरफ से 3 लाख मिला था। कुल 6 लाख रुपए। 6 लाख और आपको सरकारी नौकरी दी? सरकारी नौकरी मिली थी। कौन सी नौकरी, किस प्रकार की? क्लास 4 की नौकरी मिली। क्लास 4 की नौकरी? क्लास 4 की। तो उस समय आप 12वीं पास थे? जी। फिर आपने आगे पढ़ाई की? आगे मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद पीजी मैंने किया, सोशियोलॉजी में पीजी, एमए? एमए की। एमए तक पढ़ाई की आपने? तो फिर आपकी नौकरी किस वर्ष में लगी? 2004 में। 2004 में? 28 अगस्त 2004। तो 2004 से अब तक प्रमोशन हो गई आपकी? प्रमोशन हुई थी, लेकिन हमें वही फोर्स किया कि वहाँ पे आप ज्वाइन करो, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। मतलब प्रमोशन मिली, लेकिन कहा गया कि आपको कश्मीर जाना है तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तब से हमने यही समझा कि नहीं, वो जहाँ पे हमें सब कुछ लुट गया, तो उससे अच्छा है कि हम जम्मू में ही जितनी है तो उसी पे गुजारा कर लेंगे। 4th क्लास यानी कि 4थी श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर आप कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं?
18 साल से। 18 वर्ष से। तो आपको इसमें पदोन्नति नहीं मिल रही, कोई प्रमोशन नहीं मिल नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, जो उसमें लगा है किसी को भी नहीं मिल रही। तो आप तो एमए आपने किया है, आप तो मास्टर्स डिग्री है आपके पास, उसके बावजूद उसके बावजूद भी कुछ नहीं। तो अभी कितनी तनख्वाह है आपकी? अभी तो तनख्वाह वही क्लास 4 की जितनी होती है, अभी तो बड़ी हुई है थोड़ी, 50,000 तक हुई है मेरी, 50-55 तक। लेकिन श्रेणी वही क्लास 4 वही क्लास 4, डिजिग्नेशन वही है, लैब असिस्टेंट की डिजिग्नेशन। तो मोहनलाल जी, जो इस समय समूचे देश में आपकी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप पूरे देश को, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं यही एक चीज़ करूंगा कि जिन्होंने देश के लिए इतना किया हुआ है, बलिदान दिया हुआ है, तो इंडिया में रह के अगर हमें ये देखना पड़ता है, सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा कि उन फैमिलीज़ को जो उनके सैवर मतलब जो बाकी बचे हैं, जो उनके बाकी ज़िंदा बचे हुए हैं, तो उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि अब ये हुआ कि आज ये केस रोपन हुआ, आप भी मेरे पास आए, दूसरे मीडिया वाले भी आएंगे, दूसरे भी फ़ोन करेंगे, तो तब याद आती है, ऐसे याद नहीं आती किसी को। इन चीज़ों की याद मतलब देश को कम ही आती है, ये चीज़ें होती हैं। तो मोहनलाल जी, आखिर में मुझे बताइए कि इतने वर्षों तक आप अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने में ही लगे रहे, न्याय तो भूल ही जाए, न्याय का तो कुछ मूवमेंट ही नहीं। वो तो 2011 में ही जब हमने सुना था केस ख़त्म हो गया, इन्होंने उस रिलेटेड एक मिलिटेंट भी पकड़ा था, उस रिलेटेड हमारे घर में पुलिस भी आई थी, आप विटनेस दे दो वहाँ पे। आपको कह रहे थे कि आइए कश्मीर आइए, वहाँ पुलवामा आइए, वहाँ विटनेस दे दीजिए। मतलब इतने मुश्किल हालात में वहां पर भी जो आतंकवाद का गढ़ था। जी, तो वहाँ पे हमें जाना पॉसिबल भी नहीं था। उनको बोला था अगर आपको इतना है आप केस इधर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो हम विटनेस दे वो देंगे। चीज नहीं मानी गई, वो चीज़ हुई नहीं, और फिर हमने केस ही बंद कर दिया गया। फिर 2011 में 2012 में मैंने सुना, 2012 में मैंने सुना कि वो केस ही ख़त्म हो गया है। तो आपको तो बहुत पीड़ा हुई होगी। बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर मैं कम से कम गवर्नमेंट से इतना कहना चाहूँगा कि जो उस टाइम हमारे सुरक्षा के लिए वहाँ पे पुलिस वाले रखे गए थे, उनका क्या हुआ? आप चाहते हैं कि उनकी जांच हो, उनके खिलाफ एक्शन हो, ये पता लगाया जाए कि उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं। अगर वो 12 बंदे वहाँ थे, अगर एक वेपन वाला इतनी तबाही कर सकता था, 2 वेपन वाला, कहीं मिलिटेंट एनकाउंटर होता है, एक मिलिटेंट इतनी तबाही करता है, वो तो ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ थे वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने तो सिंगल फायर नहीं किया। एक फायर भी आपकी रक्षा के लिए नहीं किया? नहीं, उनकी एक फायर भी नहीं। उनकी वो उस मैस्कर के बाद भी वहाँ से भाग गए। इस समय अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप उन्हें? बस मैं यही बोलूँगा कि जस्टिस मिलना चाहिए, और कुछ नहीं, जल्द से जल्द। जल्द से जल्द। मोहनलाल भट्ट जी, आप बहुत बहादुर हैं, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं कि ये काफ़ी पीड़ादायक होगा आपके लिए सभी चीज़ें याद करना। आपने अपने पूरे परिवार को खोया उस आतंकवादी हमले में, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी बड़ी बहन। ये तस्वीरें हैं, यादें हैं इनकी, ये आप देख रहे हैं कि ये मोहनलाल जी का जो यज्ञोपवीत जब हो रहा था, तब इनके पिताजी इन पर जल चढ़ा रहे हैं। तो यादें इन्होंने संजो के रखी हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, आप इस समय देख सकते हैं। ये एक और तस्वीर, ये इनकी बड़ी बहन है, इनकी भी हत्या नादीमर्ग हत्याकांड में हुई। इनकी क्या उम्र थी तब? ये 25 इयर्स के थे उस टाइम। अब देख सकते हैं कि परिवार के परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये तो हमने आपको आज आप बीती बताई एक परिवार की, मोहनलाल भट्ट के परिवार की। ऐसे कई परिवार हैं, और न केवल नादीमर्ग हत्याकांड, इससे पहले भी जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई है 1990 से लेकर अगर हम देखें, तो वो आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, कोई जांच आयोग नहीं गठित हुआ। अब जो नादीमर्ग हत्याकांड के जो पीड़ित परिवार है, उनमें एक आशा की किरण एक तो नजर आई है, लेकिन आखिरकार पूरा न्याय कब मिलेगा उसके लिए तो अभी इनको इंतजार करना है। लेकिन उम्मीद इनको पूरी है, और बड़ी ही बहादुरी के साथ आप समझ सकते हैं 18 वर्ष की आयु का एक युवक जिसने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की हत्या देखी,
हत्या होते हुए देखी आतंकवादियों के द्वारा, और वहां पर जो इनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई आतंकवादियों पे। क्या बीती होगी इनके ऊपर, इनकी मनोस्थिति समझिए। सिस्टम ने भी इनको फेल किया, दर दर की ठोकरें इन्होंने खाई, लेकिन अपने जज्बे के कारण अपनी जिंदगी को इन्होंने दोबारा शुरू किया, खड़ा किया। लेकिन अब ये पूरे देश से एक ही गुहार कर रहे हैं कि कम से कम जो ये न्याय की मांग कर रहे हैं उसमें देश, पूरे समूचे देश के लोग भी स्वर में स्वर मिलाएं, इनके अधिकारों के लिए भी लड़े, इनके अधिकारों की बात भी करें, इनके ऊपर जो त्रासदी हुई उस त्रासदी के बारे में भी बोलें, उस त्रासदी के बारे में भी कैंपेन्स चलाएं। जैसे कि कई बार होता है, कई जो त्रासदियां होती हैं देश के अलग अलग भागों में, तब मानव अधिकार संगठनों से लोग जो होते हैं वो बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है, ये प्रश्न पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं, और समूचे देश को भी इस बारे में सोचना होगा, समझना होगा, और इस बारे में बात करनी होगी। क्योंकि चुप्पी, इस मसले पर अगर चुप्पी है वो बहुत खतरनाक है। चुप्पी जब तक रहेगी तब तक पीड़ित परिवारों को यही लगेगा कि जो लोग चुप हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों का ही साथ दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।